ब्रोंकियल एस्थमा, जिसको हम आमतौर पे एस्थमा बोल देते हैं, दुनिया भर में बहुत ही कॉमन है। हर एक कंट्री में ये बड़ा कॉमन है। और अगर देखा जाए तो 4 to 8% जो पॉपुलेशन है छोटे बच्चों से लेकर के एडल्ट्स में एस्थमा के शिकार हैं। एस्थमा होता क्या है? इसमें सांस की ट्यूब जो है, हमारी एयरवेज हैं, वो नैरो हो जाती है। नैरो क्यों होती हैं? क्योंकि एलर्जी और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है, स्टार्ट ही एलर्जी से ही होता है और फिर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो सांस की नलियों को तंग भी करता है। और एक स्पास्टिक एयरवेज होते हैं जिसमें कि कभी ज़्यादा तंग कभी कम, और जब ज़्यादा तंग हो जाते हैं तो फिर उसमें वीजिंग भी होती है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। फिर वहाँ पे अंदर इन्फ्लेमेशन और स्क्रीशन ज़्यादा बनती हैं, उससे भी प्लगिंग हो जाती है अंदर। हमारे छोटे जो एयरवेज हैं उसमें हवा का आना जाना मुश्किल हो जाता है। सो एस्थमा के पेशेंट्स में ज़्यादा मेनली जो सिम्टम्स होते हैं वो वीजिंग, सांस चढ़ना, चलने पे सांस चढ़ना, बैठे बैठे वीजिंग होना, खांसी होना, थोड़ी बलगम फंसना, बलगम निकालने में मुश्किल होना। और ये जो एस्थमा है ये नेज़ोब्रोंकियल एलर्जीज, नेज़ल एलर्जीज के साथ भी बहुत लिंक्ड होता है। अक्सर आप देखेंगे कि जो एटोपिक एस्थमेटिक्स होते हैं वो जुकाम, कोल्ड, छींकें, कई बार गला खराब, नेज़ल ब्लॉकेज, ये भी साथ में चल रहे होते हैं और सांस भी रुक रहा है। और ऐसी सिचुएशन में हमें ये सारी चीज़ कंप्लीटली टैकल करनी होती है, दोनों चीज़ों पे कंट्रोल करना होता है। नहीं तो अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो हम एयरवेज में भी थोड़ी प्रॉब्लम कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक वो भी एस्थमेटिक्स होते हैं जो लेट ऑनसेट एस्थमा होता है, जो 35, 40, 45 साल की उम्र के बाद होता है। वो अपने बॉडी के अंदर ही एलर्जेंस एक तरीके से बनने शुरू हो जाते हैं। वो एक्सटर्नल एटोपी से उसका कंसर्न नहीं होता, हमारी बॉडी में ही वो बनना शुरू हो जाते हैं और वो एक सेम प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। और जो इंट्रिंसिक या लेट ऑनसेट एस्थमा जो होते हैं पेशेंट्स, उनमें अक्सर सीजनल वेरिएशन नहीं होती, वो सारा साल ही फिर सांस चढ़ा रहता है। वो कई बार COPD की तरह बिहेव करते हैं। सो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना होता है इनमें, और इनको ट्रीट करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको बड़ा सोच समझ के उसका कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट देना होता है। डोसेज भी बड़े हिसाब से देनी होती है ताकि हम ओवर ट्रीट भी ना करें, अंडर ट्रीट भी ना करें। अगर हम एस्थमा को अंडर ट्रीट करते हैं, जो कि अक्सर होता है, तो उसमें थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन चलती रहती है, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है और डिसेबिलिटी ओवर द ईयर्स बढ़ जाती है। कहता है, पेशेंट कहेगा आपको कि मैं तो इन्हेलर ले रहा हूँ, मैं तो गोलियाँ भी ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ मैं, लेकिन 5, 10, 15 साल के बाद में ये क्यों हालत आ गई कि आपकी अब लंग फंक्शन ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा चलने फिरने में मुश्किल हो रही है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने डोसेज ठीक से नहीं लिए और आपके कॉम्बिनेशन ठीक नहीं थे, या somehow you must be missing something, कुछ ना और आप या फिर चेक नहीं कराते रहे, अब देखते नहीं रहे कि आपके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस किधर जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोल करना आसान होता है, मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपको खुद इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि यू मस्ट सी योर डॉक्टर इन टाइम एंड यू शुड नॉट इग्नोर द सिम्टम्स। थैंक यू।